क्लास में अभी ढाल विश्लेषण पर आपसे एक सामान्य अवधारणा पर बात की गई कि उसका परिचय दिया गया, ढाल का महत्व क्या है, जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया कि ढाल के बिना विश्लेषण के भू आकृति विज्ञान का कोई भी पहलू स्पष्ट नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ढाल का यदि हम विश्लेषण नहीं करते हैं तो भू सतह पर जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उनकी हम अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ढाल एक मौलिक तत्व है किसके संदर्भ में? भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में। अब ये ढाल कैसे विकसित होता है, यह इस पर भी हमने बात की कि जितने भी प्रक्रम हैं भू सतह पर कार्यरत हैं और उस कार्य कारण के कारण जो कार्य क्रियाकलाप हो रहा है उसके कारण भू सतह प्रभावित हो रही है। उस टॉपिक को आप याद करो जब मैंने आपसे बात की थी भू संचलन के संदर्भ में। भू संचलन अर्थात अर्थ मूवमेंट, जो उसका इंट्रोडक्शन दिया गया था उसमें स्पष्ट किया गया था कि भूपरपटी सतत रूप से अनेक प्रकार के बलों के प्रभाव में हैं। ये बल मौलिक रूप से दो हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात बलों का वर्गीकरण आपने किया, बाद में बहिर्जात बलों का वर्गीकरण किया। उनकी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो स्थल रूप बने उनका अध्ययन किया। तो जितने भी स्थल रूप हैं उनकी अभिव्यक्ति या उनका संबोधन हम ढाल के आधार पर ही करते हैं कि कौन सी सतह समतल है, कौन उत्तल है, कौन सी अवतल है, कौन अपनति है, कौन अभिनति है, कौन सी घाटी भ्रंश घाटी है, कौन सी घाटी वी आकार की घाटी है, कौन सी घाटी यू आकार की घाटी है, कौन सा सतह पेनी प्लेन है, कौन सी सतह मोनाडनाक है, कौन सी सतह जो है इंसल वर्ग के रूप में हमें दिख रही है। तो सैकड़ों स्थलाकृति, कल भी हमने बात की आपसे, यानी पिछली क्लास में बात की कि सैकड़ों स्थलाकृतियों का हमने विवरण दे दिया और आपने देखा भी। तो सबकी जो अभिव्यक्ति की गई वो ढाल के आधार पर ही की गई। तो जो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है, तो परिचय जैसा कि आपको दे दिया गया। अब ढाल के तत्व क्या हैं? तो कल भी आपसे मेरी बात हो गई कि ढाल के तत्व, कोई भी ढाल आप ले लो विश्वव्यापी, अपने घर के आसपास का कोई ढाल देखो, कोई पहाड़ी हो, कोई पर्वत हो, कोई मैदानी क्षेत्र हो, कोई टीला हो, कुछ भी हो, उसमें मूल रूप से जो तत्व होते हैं वो चार होते ही होते हैं। कौन कौन से? उत्तल तत्व, मुक्त पृष्ठ तत्व, सरल रेखी तत्व, अवतल तत्व। कोई भी संरचना आप देखेंगे, गांव में जो मिट्टी की दीवार होती थी बरसात में अगर खुली है, कहने का मतलब उसका जो ऊपरी भाग कवर होता है अगर खुला है तो धीरे धीरे आप देखेंगे उस पर आच्छादनात्मक प्रक्रियाएं होंगी और उस ढाल का स्वरूप क्या होगा? बदल जाएगा। उस ढाल का स्वरूप क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो जो परिवर्तित भाग है, जैसे मान लो कुछ भी आप देखते हो, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं, फिर मेन डायग्राम पर हम आपसे बात करेंगे कि जैसे हमने मान लिया कि कोई एक ये संरचना है, मान लो जिसकी हमने बात की, कोई दीवार है और दीवार हमने बनाया ऐसी, ठीक। अब इस पर अनाच्छादन की प्रक्रिया हो रही है। तो जब अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी इस दीवार पर, तो ये दीवार जो है ये इसके ऊपर अनाच्छादन हुई तो ये भाग क्या होगा? ऐसे हो जाएगा उतलाकार, और फिर ये ऐसे होगा, फिर ये, और यहाँ मलबा जब जमा होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये चार तत्व इसमें विकसित हो जाएंगे। उत्तल तत्व,
मुक्त पृष्ठ, सरल रेखी तत्व और अवतल, जहां पर मलबा का क्या होगा, जमाव होगा। तो कोई भी टोपोग्राफी स्थलाकृति हो, अगर उसमें ढाल का विकास हो रहा है तो उस ढाल में हम देखते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है कि उसमें 4 तत्व विकसित होते हैं। अब इनको इस तरह से हम देख सकते हैं। अब देखो, जिस डायग्राम को स्केच किया गया, इसको सुव्यवस्थित किया गया है। किताबों में सब दिया है, इसको सुव्यवस्थित कर दिया गया और इसके साथ जो अन्य शब्दावलियों का उपयोग किया गया, जिनको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनका भी हमने यहाँ पर समायोजन कर दिया। तो सबसे पहले आप इसको देखो, ये जो पीछे अभी हमने बताया वही है, उत्तल ढाल। ये क्या हुआ, अनाच्छादनात्मक प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ। ये कोई पहाड़ी का ढाल है, एक भाग हमने लिया, तो पहाड़ी जब इस पर अंतर्जात बल लगा होगा तो उत्थपित हुई होगी, तो उत्थपन के दौरान ये कटक रहा होगा। क्या रहा होगा, कटक रहा होगा। लेकिन इस पर जब अनाच्छादन प्रक्रियाओं का प्रभाव हुआ तो धीरे धीरे इस पर क्या हुआ, अपक्षयन हुआ। अपक्षयन के बाद अपर्दन, तो कहीं संधियां बनी होगी, जो चट्टान का ऊपरी भाग है वो विघटित वियोजित हुआ होगा, जिससे रेगोलिथ बने होंगे। क्या बने होंगे, रेगोलिथ। इस टर्म को पहले मैं ले चुका हूं। शैल चूर्ण को क्या बोलते हैं, रेगोलिथ। और फिर वह अपर्दन के कारकों के द्वारा यहां से प्रवाहित हुआ होगा। चूंकि इसके सिर से नीचे की ओर गुरुत्व क्या है, बहुत तेज है, प्रवणता बहुत ज्यादा है, तो ये स्थानांतरित हो गया होगा। तो जो ऊपर वाला उत्तलाकार पॉइंट बना, पहाड़ी का जो शीर्ष है, ये धीरे धीरे कालक्रम, कहने का मतलब कालांतर में क्या होता है, प्रक्रम से प्रभावित होकर उत्तलाकार स्वरूप ले लेता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल तत्व या शिखरी उत्तलता। क्या नाम देंगे, शिखरी उत्तलता। अब इस शिखरी उत्तलता को अलग अलग टर्म दिया गया। वाल्टर पेंग साहब ने इसे वर्धमान ढाल कहा, वैक्सिंग स्लोप। लेकिन यह अवधारणा विवादित है, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि अनाच्छादन के कारण ये ढाल का पतन होगा, जबकि इन्होंने नाम क्या दिया, वर्धमान ढाल। तो पेंग साहब की मौलिक संकल्पना को आप देखें, जो अपर्दन चक्र की संकल्पना दिया था जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के रूप में, उसमें क्या प्रथम अवस्था में क्या बताया था, आप फस्ती जिंडे इंटिकुलुंग में कि उच्चावच बढ़ रहा है। तो उच्चावच बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ढाल में क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन कई विद्वान इनसे सहमति व्यक्त नहीं करते। बहरहाल हमें परीक्षा के स्वरूप को ध्यान में रखकर ये इस तथ्य को, इस शब्दावली को दिमाग में रखना है कि वर्धमान ढाल की संज्ञा उत्तल ढाल को किसने दी थी, तो वाल्टर पेंग साहब ने। ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसको ऊपरी धुलन या ऊपरी वृष्टि ढाल भी कहा जाता है। धुलन वास ढाल, वास स्लोप, जब अनाच्छादनात्मक प्रक्रिया में बेसिकली जब वर्षण होगा तो इस पर जितने भी मलबा होगा या डिब्रिज जिसे कहते हैं, जो मलबा होगा या अवसाद होगा, वो धुल कर क्या होगा, नीचे की तरफ प्रवाहित होगा। तो इसको नाम क्या दे दिया गया, ऊपरी धुलन ढाल या ऊपरी वृष्टि ढाल। क्लियर। तो इस तरह से इन शब्द को याद करेंगे। पहला जो तत्व हुआ, इनका क्रम भी कई बार पूछ देता है, उत्तल तत्व, मुक्त पृष्ठ, सरल रेखी, फिर इसके बाद अवतल तत्व। तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद मुक्त पृष्ठ, तो ये मुक्त पृष्ठ एकदम सीधा है। क्या दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। तो इस पर मलबा का टिकना नामुमकिन है। जो भी यहां से अवसाद प्राप्त होगा गुरुत्व के कारण सीधे नीचे की तरफ जाएगा। तो मुक्त पृष्ठ वह तत्व है जिस पर अवसाद टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यह क्या है, सीधा है। तो इसको नाम क्या दे दिया गया, निश्रावण ढाल, डेरिवेशन स्लोप, क्योंकि इस पर मलबा का टिकना क्या है, असंभव है। लेकिन एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे एंड्री गाउडी, इसको नाम दिया था क्लिफ ढाल, भृगु स्लोप, क्लिफ की जैसा खड़ा है। क्लिफ आपको अब याद है, सागर में क्या कहा गया था, सागर तटीय स्थलाकृति में या इससे पहले कई बार ये टर्म आ चुका है, क्लिफ। यानी जो भृगु बना उसका ढाल क्या होगा, सीधा होगा। ये ढाल क्लिफ के जैसा सीधा होगा, तो इस पर
अवसाद का टिकना नामुमकिन है, तो नाम क्या दे दिया गया? मुक्त पृष्ठ तत्व, फ्री फेस एलिमेंट, या फिर इसको नाम क्या दिया जाएगा? निस्रावण ढाल या डेरिवेशन स्लोप। गाउडी एंड्री गाउडी साहब ने क्या बोला इसको? क्लिफ ढाल। क्लिफ ढाल बोले तो भृगु ढाल। इसके बाद इसके ठीक नीचे सरल रेखी रेक्टिलिनियर एलिमेंट होगा या स्लोप होगा। अब यहां पर क्या होगा कि कुछ मात्रा में मलबा या जो अवसाद है वो रुकना प्रारंभ हो जाता है, तो इसको अलग अलग नाम से क्या किया गया? संबोधित किया गया। समढाल, स्थिर ढाल, क्योंकि इसका ज्यादा कटाव नहीं होगा। कटाव इसलिए नहीं होगा कि जितना मलबा आएगा वो कटता चला जाएगा, अगर कटाव भी हुआ तो मलबा उसकी क्या करेगा? भरपाई कर रहा है। कहने का मतलब कि चट्टान का आधार शैल है वो क्या है? लगभग सुरक्षित रह रहा है। तो नाम क्या दे दिया गया? सम या स्थिर ढाल, यूनिफॉर्म स्लोप या रेगुलर स्लोप या कांस्टेंट स्लोप। तीनों नाम याद रखें, सम, स्थिर, कांस्टेंट स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप, रेगुलर स्लोप। इसको मलबा या मलबा नियंत्रित ढाल भी कहते हैं। डेब्री स्लोप या डेब्री कंट्रोल्ड स्लोप, क्योंकि यहां पर मलबा का क्या हो रहा है? नियंत्रण हो रहा है। ढाल कम हो गया तो यहां पर मलबा का स्पीड कम भी हो जाएगा और धीरे धीरे इस पर मलबा क्या होगा? डिपॉजिट होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक, तो मलबा या मलबा नियंत्रित ढाल कहा गया। प्रसिद्ध विद्वान स्टॉलर साहब ने इसको नाम दिया रिपोज ढाल। क्या नाम दिया? रिपोज ढाल। इसके बाद जब हम घाटी की तली पर आते हैं या पहाड़ी के आधार पर आते हैं तो यहाँ आधार इसका समाप्त। कहने का मतलब आधार का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि ये आधार घाटी में परिवर्तित हो चुका है कटाव के कारण। क्लियर? अब इस पर मलबा का क्या होगा? जमा होगा, तो ये स्वरूप क्या हो जाएगा? अवतलाकार हो जाएगा। ये वास्तव में घाटी है। क्या है? घाटी है। जैसे आप याद करो, पेनी प्लेन आपने देखा था। किसका पेनी प्लेन? डेविस साहब का। तो आपने देखा था, यहां पर ध्यान देना, हमने क्या देखा था उसमें कि जैसे ये स्थलाकृति थी, ऐसे ऐसे गई और लास्ट में क्या हुआ? ये तो ये जो मोनाडनाक बना, तो ये वाला स्लोप क्या हो गया? अवतलाकार हो गया। क्या हो गया? अवतलाकार हो गया। तो ये कटाव के कारण ये पेनी प्लेन बना। कहने का मतलब ऐसी संरचना हो जाती है पेनी प्लेन। ठीक, तो इस प्रकार की संरचना हो जाती है। तो यह भी संरचना ऐसी है, तो यहाँ मलबा का जमाव भी होगा। तो इस ढाल को नाम क्या दिया गया? अवतल तत्व या अवतलाकार ढाल। इसको क्षीयमान स्लोप भी कहते हैं, वेनिंग स्लोप, या नाम क्या दिया? घाटी तलगार ढाल या तलागार, घाटी तलागार ढाल, वैली फ्लोर बेसमेंट स्लोप, वैली बेसमेंट स्लोप या अर्ध घुलन ढाल। क्या नाम दिया जाएगा? अर्ध घुलन ढाल। क्या नाम दिया जाएगा? घाटी तलागार ढाल या अर्ध घुलन ढाल, लोअर वाश स्लोप। क्या नाम दिया जाएगा? अर्ध घुलन ढाल या लोअर वाश स्लोप। अब इस तरह से देखो, अब इनमें क्वेश्चन आपके पास क्या हो सकते हैं? ढाल तत्व कौन कौन होते हैं? ऊपर से नीचे इनका क्रम बताओ। तो सबसे ऊपर क्या है? उत्तल तत्व, जिसको हम नाम क्या देंगे? शिखरीय उत्तलता। कैसे बना, इसकी प्रक्रिया को आप समझें, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये टर्म्स, उत्तल, शिखरी उत्तलता, वर्धमान ढाल, किसने बोला? वाल्टर पेंग ने। फिर इसके बाद ऊपरी घुलन, ऊपरी वृष्टि ढाल, वर्धमान ढाल, ऊपरी घुलन या ऊपरी वृष्टि ढाल। इसके बाद दूसरा आएगा मुक्त पृष्ठ ढाल। इसकी विशेषता दिमाग में रखेंगे, रटने के बजाय इसको दिमाग में रखें, समझें। इसके बाद इसको निस्रावण ढाल कहेंगे या क्लिफ ढाल कहेंगे। तो क्लिफ ढाल किसने नाम दिया? एंड्री गाउडी ने। अनेक विद्वानों ने, जो वैज्ञानिकों ने तो निस्रावण ढाल दिया। यहाँ मलबा का टिकना असंभव। उसके ठीक नीचे सरल रेखीय ढाल है, जहाँ मलबा नियंत्रित होने लगेगा, रुकने लगेगा। इसको अलग अलग नाम दिया गया, सम या स्थिर ढाल, यूनिफॉर्म स्लोप, रेगुलर स्लोप, कांस्टेंट स्लोप। मलबा या मलबा नियंत्रित ढाल, डेब्री कंट्रोल स्लोप, या स्टॉलर साहब ने क्या नाम दे दिया इसका?
स्कॉलर साहब ने क्या नाम दिया, रिपोज ढाल। इसके बाद अवतल तत्व, छीमांस ढाल, घाटी तलागार ढाल, अर्ध घुलन ढाल। तो इनसे जो क्वेश्चन आपके अक्सर बनते हैं, कितने टर्म्स हैं, हो सकता है सीधे क्वेश्चन पूछ दे कि रिपोज ढाल क्या है, तो कौन सा ढाल है, सरल रेखीय ढाल। रिपोज ढाल का नामकरण किसने किया, स्कॉलर ने किया। या फिर कथन कारण के भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि उत्तल ढाल जो है कैसे विकसित हुआ। उत्तल ढाल क्या होता है, सर्वोच्च ढाल होता है, इसके विकास में अनाच्छादनात्मक प्रक्रियाओं का योगदान होता है। या फिर सुमेलित करने के लिए, सुमेलित करने के लिए बहुत से तत्व हैं। उत्तल दे दिया, उसके सामने क्या लिख देगा, ऊपरी वृष्टि। या सुमेलित करने, मुक्त ढाल है तो उससे जो रिलेटेड होगा, चाहे क्लिप दे दे, निश्रावण दे दे। सरल रेखी में काफी तत्व, कोई एक दे दिया, फिर अवतल ढाल में दे दिया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एक एक पॉइंट करके, कहने का मतलब हमने क्या लिया, ढाल के तत्व। तो कोई भी ढाल है उसके 4 तत्व है, उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखी ढाल, अवतल ढाल। और जितने भी सिद्धांत आएंगे इन्हीं ढाल के तत्वों को विश्लेषित करने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद उत्तल ढाल है तो उत्तल ढाल को अलग अलग नाम क्या दिए गए, तो दिमाग में रखेंगे। शिखरी उत्तलता, वर्धमान ढाल, ऊपरी घुलन ढाल, ऊपरी भृष्टि ढाल। फिर मुक्त पृष्ठ ढाल है, निश्रावण ढाल, क्लिप ढाल। इसके बाद सरल रेखी में सम स्थिर यूनिफॉर्म कांस्टेंट। फिर इसके बाद मलवा ढाल या मलवा कंट्रोल ढाल या रिपोज ढाल। क्लियर। इसके बाद जब आएंगे अवतल में तो छीयमान ढाल, घाटी तलागार ढाल, इसके बाद अर्ध घुलन ढाल। तो ये फैक्ट्स हैं, ये आपको क्या करने, याद करने हैं। अब इसके बाद जैसा कि आपने देखा कि जो ढाल है, अब इनका ढाल का क्या किया जाएगा, वर्गीकरण। अब हम क्या करेंगे, ढाल का वर्गीकरण। अब हमें क्या लेना है, ढाल का वर्गीकरण। तो अगर विश्व के पटल पर देखा जाए वर्ल्ड वाइड, तो अनेक प्रकार के ढाल है, अनगिनत हैं, असंख्य हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन भूवैज्ञानिकों ने विश्वव्यापी अधिकतर ढालों के अध्ययन के पश्चात इनको कई आधार पर वर्गीकृत किया, जिसमें से मुख्य आधार ये है आपके पास, जो पहले जो फीचर बनाया था उसमें भी हमने दिखाया था, जननिक वर्गीकरण यानी जेनेटिक क्लासिफिकेशन, निर्माण अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, तत्वों के आधार पर वर्गीकरण और परिमाणात्मक वर्गीकरण। तो जननिक वर्गीकरण में क्या है, पहला है विवर्तन की, जो जन्म के आधार पर कि जो ढाल विवर्तन की प्रक्रियाओं के कारण, जो भूगर्भिक हलचलें होती उनके कारण विकसित हुए, उनको नाम क्या दे दिया गया, विवर्तन की ढाल। अभी आगे बात करेंगे इस पर। फिर अपर्दनात्मक ढाल, जिन स्थलाकृतियों का निर्माण अपर्दनात्मक प्रक्रियाओं के कारण हुआ है, जैसे कि आपने नदीकृत स्थलाकृति में देखा, काश स्थलाकृति में देखा, पवनकृत स्थलाकृति में देखा, अर्थात रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो स्थलाकृतियाँ थी उनमें उसमें आपने अध्ययन किया, और वहाँ पवन के प्रभाव को भी देखा और जल के प्रभाव को भी देखा। इसके बाद हिमानी के द्वारा कुछ स्थलाकृतियाँ निर्मित हुई, जिनका अध्ययन आपने किया, सागरी तरंग के द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ। तो उन स्थलाकृतियों के ढाल जो हैं इन श्रेणी में आएगा, अपर्दनात्मक। इसके बाद संग्रहित ढाल है, एक्युमुलेटेड स्लोप, तो जहाँ निक्षेप जमा हुआ, जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति आपने किया है, 50 स्थलाकृति आपने किया निक्षेपणात्मक, नदी से लेकर सागरी तरंग तक, तो उनके ढाल इसमें आ जाएंगे। और यहाँ ध्यान देना एक तथ्य को और, कि यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो मैग्मा उत्सर्जित होकर जमा होता है, तो उसमें कुछ भी हम क्या कहेंगे, संग्रहित ढाल ही कहेंगे। फिर निर्माण की अवस्था के आधार पर, तो निर्माण की अवस्था के आधार पर हम लेंगे प्राथमिक और द्वितीयक। तत्वों के आधार पर तो उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखी ढाल, अवतल ढाल, जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। फिर इसके बाद परिमाणात्मक वर्गीकरण होगा, क्वांटिटेटिव वर्गीकरण होगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, क्वांटिटेटिव वर्गीकरण, इसमें एक सामान्य वर्गीकरण होगा और एक जो है यंग का वर्गीकरण होगा। तो ये तो आपके जो इनके ये जो वर्गीकरण होगा स्टैटिस्टिक्स पर आधारित है। तो ढाल के कोण के आधार पर
स्थलाकृतियों के ढाल को क्या करेंगे, ये प्रदर्शित किया जाएगा सामान्य में और यंग में। तो इसकी एक हम क्या लेंगे, सारणी लेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे जननिक वर्गीकरण। तो जननिक वर्गीकरण में आपने क्या देखा, जननिक वर्गीकरण में विवर्तन की है, अप्रदनात्मक है और संग्रहित है। तो सबसे पहले हम चलेंगे जननिक वर्गीकरण की तरफ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, जननिक वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण के अंतर्गत उन ढालों को रखा जाता है जो प्रक्रमों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जन्म लेते हैं, जैसे हलचल के द्वारा। तो जो भूगर्भिक हलचलें हो रही हैं या हो चुकी हैं, उनको हमने नाम क्या दिया, विवर्तन की प्रक्रियाएं, टेक्टोनिक प्रोसेस। तो इस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित जो स्थल रूप हैं और उन स्थल रूपों के ढालों को हम विवर्तन की ढाल की श्रेणी में रखते हैं। तो नंबर 1 पर हम क्या ले लेंगे, विवर्तन की स्लोप या विवर्तन की ढाल। विवर्तन की ढाल मीन्स टेक्टोनिक स्लोप। तो इसके अंतर्गत कौन से स्लोप आएंगे, इसके अंतर्गत कौन से स्लोप आएंगे, वे स्लोप आएंगे जिनका निर्माण या विकास विवर्तन की प्रक्रियाओं के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, विवर्तन की प्रक्रियाओं के कारण या विवर्तन की प्रक्रम के द्वारा। निर्मित ढाल। तो कौन कौन सी विवर्तन की प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भूगर्भिक भाग में हलचलें हो रही हैं, जिससे प्लेटों का संचलन हो रहा है। तो कहीं प्लेटें क्या कर रही हैं, आमने सामने आ रही हैं, कहीं दूर जा रही हैं, जैसा कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में आप जान चुके हैं। तो उस प्रक्रम के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं और उनके ढाल इस श्रेणी में आएंगे, जैसे वलन। नंबर 1 पर हम क्या ले लिए, वलन। फोल्ड। तो फोल्ड कैसे बना, कल भी हमने बात आपसे की थी इस पर। जैसे मान लिया कि कोई ये स्थल रूप है, भूसतह है, और इस पर क्या लगा, इधर से और इधर से क्या लगा, कॉम्प्रेशनल फोर्स। क्या लगा, संपीडनात्मक बल। संपीडनात्मक बल यहां अध्यारोपित हुआ, मीन्स कॉम्प्रेशनल फोर्स। तो रिजल्ट क्या आया, ये पूरी तरह से क्या हो गया, एक फोल्डिंग प्रोसेस हुआ। और इस फोल्डिंग प्रोसेस में जो ढाल हमें दिखाई दे रहा है, आपको पता है, ये क्या बना, फोल्ड बन गया। ये फोल्ड है, बोले तो इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, वलन। ये वलन बना। वलन का ऊपरी भाग विवर्तन की ढाल है, तो ऊपरी भाग कौन सा, ये अपनति। आपको बहुत अच्छी तरह से अब पता है। तो अपनति के ढाल, या ये वाला भाग क्या, अभिनति के ढाल। अभिनति हो गया। तो ये ढाल भी क्या हुआ, किसके कारण बना, पहले ये समतल था, अब इस पर जब संपीडनात्मक बल लगा इधर से,
इधर से और इधर से दोनों तरफ से दबाव बल लगा, अभिमुखी संचलन हुआ, दबाव पड़ा तो वलन की प्रक्रिया हुई, तो एक ढाल स्वरूप आ गया। और इस ढाल, पहले इसको हमने क्या दिया, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिया था, स्थलाकृतियों के स्वरूप और प्रकृति, उसके नाम को सबको ये निर्धारित कर रहे हैं। तो ये क्या, समतल। यहां क्या हो गया, वलन, वलन में अपनति अभिनति। अब ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, फोल्डेड माउंटेन, यानी वलित पर्वत में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन ढाल के स्वरूप में हुआ, किसके कारण, अंतर्जात बलों के कारण, जो किस श्रेणी में आएंगे, टेक्टोनिक श्रेणी में। कहने का मतलब विवर्तन की श्रेणी में आ जाएंगे। उसी प्रकार से मान लो दूसरा हम ले लेंगे, नंबर 2 पर हमने ले लिया कि भ्रंश से। तो एक तो भ्रंश, भ्रंश बोले तो फॉल्ट तथा भ्रंश घाटी। रैंप वैली भी ले सकते हैं, याद करें, यहां सिर्फ आपको हिंट करना है, आपको सब पता है, आप पढ़ चुके हैं। अब यहां पर क्या हुआ, मान लिया कि चलो एक ये स्वरूप है, अब इसमें क्या लगा, टेंशन फोर्स, क्या लगेगा, तनाव बल। अब इस स्थिति में क्या होगा, ये बीच से भाग क्या होगा, टूटेगा। यहां से टूट गया। अब यहां क्या होगी, चटकन होगी। अब ये स्वरूप बदलेगा। तो एक तो ये स्थिति आ गई, और दूसरा यहां से नीचे की तरफ चला। तो ये भाग ऊपर की तरफ गया, ये भाग नीचे की तरफ गया, और यहां क्या विकसित हो गई, ये भ्रंश। तो ये स्थलाकृति बदली। अब इधर भी तो कुछ ना कुछ भाग होगा, मान लो यहां पर हमने लिया यह भी कुछ भाग था, तो भ्रंशन की प्रक्रिया यहां भी होगी। ये तो ये भाग इधर आ गया, तो ये क्या बन गई, रिफ्ट घाटी। तो ढाल परिवर्तन हुआ, लेकिन ये ढाल परिवर्तन किसके कारण हुआ, टेंशन फोर्स के कारण, यानी तनाव बल के कारण। तो ये पूरी की पूरी संरचना क्या हो गई, रिफ्ट वैली। क्या हो गई, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी हो गई। तो इस तरह से संरचनाएं क्या होंगी, विकसित होती हैं। सीधी सी बात है, जो विवर्तन की प्रक्रिया के कारण जो कुछ भी निर्मित हो रहा है, जो स्थल रूप निर्मित हो रहा है, उसके ढाल को हम विवर्तन की ढाल की श्रेणी में रखेंगे। क्लियर। अब इसके बाद ये दूसरा की पहला क्या हो गया, विवर्तन की ढाल, तो उसके अंतर्गत ये सारी संरचनाएं आ जाएंगी। ध्यान रखो, यहां पर जो भू संचलन में संलग्न बलों का हमने वर्गीकरण किया था, तो आप याद रखें कि जो भू संचलन में संलग्न बल है, अंतर्जात बहिर्जात दोनों। अंतर्जात बल में हमने क्या किया था, आकस्मिक अंतर्जात बल। तो आकस्मिक अंतर्जात बल में जैसे भूकंप है,
तो भूकंप की प्रक्रिया जब हो रही है तो बड़े पैमाने पर ढाल में परिवर्तन हो जाएगा, कई जगह भ्रंशन की प्रक्रिया हो जाएगी या भ्रंशन की प्रक्रिया से वो आएंगे, तो सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ज्वालामुखी क्रिया हुई तो ज्वालामुखी क्रिया से जो उत्सर्जित पदार्थ संग्रहित हो रहे तो उस संग्रहित ढाल में जाएंगे, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया के कारण जब बड़े पैमाने पर कंपन होता है, दरारें विकसित होती हैं, अलग अलग प्रकार का प्लेट में संचलन होता है अचानक, तो उससे जो स्थल रूप बनेंगे वो अभी क्या आ जाएंगे, विवर्तनिकी में। दूसरा हमने लिया था, ये तो सडन इंडोजेनेटिक फोर्स हो गया, दूसरा क्या लिया था, डायस्ट्रॉफिक पटल विरूपणी बल। तो पटल विरूपणी बल को फिर हमने क्या किया था, बंटवारा कर दिया था महादेश संचलन बल। तो महादेश संचलन बल में जहां उत्थपन होगा अवतलन होगा, तो ये भाग ऐसे ये उत्थपित हो गया, ठीक, तो इसको हमने नाम दिया उत्थान स्थलीय भाग पर। जब यही भाग सागरित भाग में निकला तो क्या हुआ, क्या हो गया, ये ऊपर आ गया, इमरजेंस हो गया, जिसको निर्गमन कहते हैं। फिर अगर ये भाग धस गया तो अवतलन हो गया, तो ढाल का स्वरूप बदला। और वहीं अगर सागरी तट पर ये नीचे होता है तो निमज्जन या क्या हो जाता है आपका, सबमर्जेंस। तो अपलिफ्टमेंट, इमरजेंस, सब्सिडेंस और सबमर्जेंस, अर्थात उत्थान, निर्गमन, अवतलन और निमज्जन से जो भी ढाल बनेगा वह भी विवर्तन की श्रेणी में ही आएगा। अगर एक लाइन में आप कहना चाहते हो तो विवर्तन की प्रक्रियाओं के कारण जो भी स्थलाकृति विकसित हुई हैं या होगी या हो रही हैं, तो उन पर जो ढाल का स्वरूप आएगा वो ढाल क्या होगा, विवर्तन की ढाल होगा। क्लियर। अब दूसरा ढाल हमारा क्या है, अपरदनात्मक ढाल। दूसरा हम क्या लेंगे, अपरदनात्मक ढाल। नंबर 2 पर अपरदनात्मक ढाल। मीन्स इरोजनल। अब देखें अपरदनात्मक, तो अपरदनात्मक जो ढाल है या अपरदन, ये किसके द्वारा संपादित होगा, अपरदन के कारकों के द्वारा। तो अपरदन के कारक किस प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे, तो बहिर्जात प्रक्रम के अंतर्गत। फिर उनका उप प्रक्रम होगा, और बहिर्जात प्रक्रम में नदी है, पवन है, हिमानी है, सागरी तरंग है। तो इन प्रक्रमों के द्वारा, मीन्स नदी प्रक्रम के द्वारा अर्थात बहते हुए जल प्रक्रम के द्वारा, पवन प्रक्रम के द्वारा, हिमानी प्रक्रम के द्वारा, सागरी तरंग प्रक्रम के द्वारा अपरदित जितने भी स्थल रूप हैं उनके ढाल अपरदनात्मक ढाल श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। और थोड़ा सा रिकॉल करो, नंबर 1, नदी प्रक्रम के द्वारा या नदी के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं और उन स्थलाकृतियों का स्वरूप क्या है। तो जितने भी स्थलाकृतियां हैं उनके स्वरूप को हमने शब्दावलियों के द्वारा अभिव्यक्त किया, तो वो जो अभिव्यक्ति है उनके ढाल की प्रकृति के आधार पर ही की गई। बोला कि वह वी आकार की घाटी है तो वी शेप्ड है, उसका ढाल वी की तरह है। चौड़ी हो गई तो यू हो गई। तो जितने भी नदीकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं उनके ढाल हैं सब इसी श्रेणी में आएंगे। तो 1 मिनट का मैं टाइम आपको दे रहा हूं, बिना देखे रिकॉल करो 1 मिनट। 1 मिनट के बाद मैं बोलूंगा, फिर उसी तरह से 1 मिनट का टाइम मैं दूंगा कास्ट के लिए, 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा पवन के लिए, 1 मिनट का टाइम मिलेगा
हिमानी के लिए, और 1 मिनट का टाइम मिलेगा सागरी तरंग के लिए। तो 1 मिनट का समय आप ले लें और वहीं बैठे, जब वीडियो आप देख रहे हो तो रिकॉल करो। क्लास लेने का तात्पर्य है कि यहां सब कुछ हो जाए आपको। तो अपरदनात्मक ढाल में पहला जो ढाल आएगा, नदी प्रक्रम द्वारा निर्मित अपरदनात्मक ढाल। अब इसको अगर परिभाषित करना है तो कैसे करोगे? अपर्दन प्रक्रम के द्वारा या अपरदनात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित ढाल को अपरदनात्मक ढाल कहा जाता है। अर्थात अपरदन प्रक्रिया के कारण जो स्थलाकृतियां विकसित हुई हैं, उनके ढाल अपरदनात्मक ढाल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अंडर द कैटेगरी ऑफ इरोजनल स्लोप। तो पहला हम क्या ले लेंगे? नदी वाला। नंबर 1 हम क्या लेंगे? नदी। नदी द्वारा विकसित अपरदनात्मक ढाल। तो कौन कौन से? टाइम अब आपका शुरू हो गया, 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, उसको रिकॉल करो। बिना पलटे, कोई नोटबुक आपको पलटनी नहीं है, जो भी आपने कॉपी बनाया ऐसे करें। आपका टाइम हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि उस सारे ढाल जो चित्रात्मक रूप से आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे, आपके मन मस्तिष्क में आ चुके होंगे। इसको कहते हैं अध्ययन योग। योग का नाम सुना है, मेडिटेशन का नाम सुना है, करते भी होंगे, करना भी चाहिए। तो ये जो मेडिटेशन है, अध्ययन का है। अगर आप इस पर विश्वास करोगे ना, जो अभी आपको ये प्रवृत्ति या प्रक्रिया बताई जा रही है, तो एक बार किसी विषय वस्तु को पढ़ने के बाद, याद करने के बाद, फिर किसी की आपको आवश्यकता नहीं है, सब यहां संग्रहित हो जाएगा। तो चलो, आपको 1 मिनट टाइम दिया, मैं आपसे बोलूं। नदीकृत अपरदनात्मक ढाल, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, उच्छलिका, कॉस्केड, जलगर्तिका, अवनमन कुंड, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, विसर्प और ऑक्सबाउ लेक। ऑक्सबाउ लेक और मियांडर और बाकी जो स्थलाकृतियां, कई जगह निक्षेपण भी होता है, लेकिन मौलिक क्या है? अपरदनात्मक। तो 4-5 सेकंड में हो जाएगा ये। वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, उच्छलिका। कुछ छूटेगा तो बोलना।
जलगर्तिका और नमन कुंड, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, मियांडर, ऑक्सबाउ लेक। हो गया। तो आपको यही करना है, सब कुछ ये है। अब इसका नामकरण बेहतर हो कि आप ही करो अपनी बुकलेट पर, अपनी नोटबुक पर। ये करना पड़ेगा आपको। ये क्या होगी, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, सब कुछ ये करवाया जा चुका है आपको। तो ये सारे अप्रदनात्मक ढाल हैं, आप खुद से बनाओ। वी आकार की घाटी अप्रदनात्मक ढाल है, गॉर्ज है, कैनियन है, यू आकार की घाटी भी बनेगी, जलप्रपात, कॉस्केड, जलगर्तिका, अवनमन कुंड, संरचनात्मक सोमान, नदी वेदिका, मियांडर, विसर्प और गोखुर झील। हो गया काम। पीछे से रिवीजन भी हो गया, इसका काम भी हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अब आगे सिर्फ नाम लिखेंगे, मूल मूल आप खुद करेंगे। ये आपका उत्तरदायित्व तो आपका बन रहा है। अब नेक्स्ट, कार्स्ट। कार्स्ट अपर्दनात्मक ढाल, कार्स्ट अप्रदनात्मक ढाल या प्रदनात्मक शिथिलाक्रिया, इसको भी रिमाइंड कर लेंगे। जिस तरह से क्या बनेगा, लयपीश। देखो इस टॉपिक का बहुत बड़ा फायदा कि पीछे से सारा रिवीजन, लयपीच को कहाँ कहाँ क्या कहते हैं वो दिमाग में रखेंगे। सिंक होल, स्वालो होल, डोलाइन, इवाला, जामा, पोलजे, धसती हुई निवेशिका, कार्स नदी घाटी, अंधी घाटी, खिड़की पुल, सब आपको करना है। तो इसमें आप खुद इस लाइन को खुद आप पूरा करेंगे। कार्स के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां दूसरा। तीसरे नंबर पर हम क्या आएंगे, पवन द्वारा या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक ढाल, पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक ढाल कौन कौन से हैं, वातगर्त, इंसेलवर्ग, छत्रकशिला, यार्डांग, ज्यूजिन, ड्राइकांटर, जालकसैन, पुल, खिड़की, सब हो गया। इसके बाद क्या क्या ले लेंगे, 4 नंबर पर हम क्या लेंगे, हिमानी के द्वारा, हिमानी के द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक ढाल, अब हिमानी ने क्या क्या बनाया प्रदनात्मक में, यू आकार की घाटी, लटकती हुई घाटी, सर्क, सर्क झील जिसे टारना आपने बोला था, अरेत, तीक्ष्ण कटक,
गिरी, श्रृंग, हार्न, मैटर हार्न दिमाग में आ रहा होगा आपको। श्रृंग तथा पुच्छ, क्रैग तथा टेल, ओस्मोटोने, भेड़, पीठ, शीला, हिम, सोपान, पैटर्न, नास्टर, झील, फ्योर्ड। फिर इसके बाद आपके पास सागर, पांचवा क्या आ जाएगा? सागर। सागर तरंग द्वारा निर्मित अपरदनात्मक ढाल, निर्मित अपरदनात्मक ढाल। रिमाइंड करें इसे भी। तटीय भृगु, कंदरा, कंदरा से संबंधित स्थलाकृतियां, चिमनी सेल, फिर स्टैक, लघु निवेशिका, तरंग घर्षित चबूतरा। तो ये सारा का सारा क्या एक मैंने दे दिया डायग्रामेटिक, ये अब आपको कंप्लीट करना है क्योंकि आप सब अब जान चुके हो। अपरदनात्मक ढाल वे ढाल हैं जिसमें अपरदन के प्रक्रम अपरदन प्रक्रिया के द्वारा निर्माण करते हैं, अर्थात वे स्थलाकृतियां जो अपरदनात्मक प्रकार की हैं उनके ढाल अपरदनात्मक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब इसके बाद तीसरा ढाल जो इसमें लिया था हमने, संग्रहित ढाल। तीसरा ढाल क्या है? संग्रहित ढाल। स्लोप ड्यू टू, या बाई भी लिख सकते हैं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन संग्रहण के द्वारा, या निक्षेपणात्मक ढाल भी कह सकते हो। संग्रहित ढाल को निक्षेपणात्मक ढाल भी कह सकते हैं। तो जितनी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं इसमें क्या आएंगे? जितनी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं इसमें क्या आएंगी? निक्षेपात्मक या निक्षेपणात्मक दोनों शब्द लेते हैं। स्थलाकृतियां प्लस ज्वालामुखी क्रिया द्वारा संग्रहित पदार्थ, संग्रहित स्थल रूप। जैसे क्या आएगा? शंकु, इस श्रेणी में आ जाएंगे। अब जहां तक प्रश्न इसका है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, तो फिर आप जैसे मैं नाम लूंगा अपने दिमाग में आप रखेंगे। एक एक मिनट से ज्यादा का समय ही नहीं चाहिए अब आपको। तो पहला क्या होगा? नदी द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति। नंबर 1 हम क्या लेंगे? नदी जनित निक्षेपित। तो पहला नाम हमने लिया नदी। नदी द्वारा निक्षेपित स्थल रूप एवं ढाल। तो नदी जो निक्षेपण करेगी वर्तमान में, ये नदी जो है
निक्षेपित की तो कौन कौन से स्थलाकृतियां बनी, तो उनके जितने भी ढाल हैं इसके श्रेणी में आएंगे। तो नदी में कौन आएगा, रिमाइंड करें, रिकॉल करो, क्या था निक्षेपणात्मक स्थलाकृति में? एल्यूवियल कोन, फैन, फ्लडेड प्लेन, नेचुरल लेविस, डेल्टा। हिंदी में जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, बाढ़कृत मैदान, प्राकृतिक तटबंध और डेल्टा। तो जितने भी यहां पर आएंगे, क्या क्या नाम हमने ले लिया? जलोढ़, शंकु, जलोढ़ पंख, बाढ़कृत मैदान, याद आ रहा होगा भाबर, तराई, बांगर, खादर। इसके बाद प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध बनाने के लिए कौन सी नदी विश्व प्रसिद्ध है? दिमाग में रखें, उनकी प्राकृतिक तटबंधों की ऊंचाई कितनी हो सकती है, प्राकृतिक तटबंध के सहारे प्रवाहित होने वाली सहायक नदी का नाम क्या है, ये सब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। याजू तथा डेल्टा, यहां हम क्या लेंगे? तथा डेल्टा। क्लियर? जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, बाढ़कृत मैदान, प्राकृतिक तटबंध और डेल्टा के जो ढाल हैं सब के सब संचयात्मक ढाल या निक्षेपणात्मक ढाल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? दूसरा क्या लिया था? नंबर 2, कार्स्ट। कार्स्ट क्षेत्र में निर्मित, कार्स्ट क्षेत्र में निर्मित या विकसित, निर्मित या विकसित निक्षेपात्मक स्थल, रूप तथा ढाल। फिर रिमाइंड करें इस तथ्य को, फिर रिमाइंड करो इस तथ्य को कि कौन कौन से निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां आपने कास्ट में किया था। छोटी हो या बड़ी स्थलाकृति तो स्थलाकृति होती है, लेकिन जो सामान्य निक्षेपण था कई जगह आपको बताया गया कि कई 100 फीट ऊंचे हो जाते हैं। रिमाइंड करो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो सब कुछ आपके दिमाग में, ये मेंटल मैप है, आप में मेंटल मैप भी कराने हैं शायद मानव भूगोल के अंतर्गत, वैसे भी नहीं है तो मेंटल मैप ऐसे तैयार करो। क्या है? स्प्लियोथेम। क्या होता है स्प्लियोथेम? चूना प्रदेशों में जो निक्षेप जमा होता है उसको स्प्लियोथेम कहते हैं। ट्रेवर्टाइन, जो निक्षेप पट्टीदार होगा। टूफा, काल्क टूफा, जो कंदरा के मुख पर ट्रेवर्टाइन होगा। ड्रेप्स कर्टन, सुई के समान निक्षेप होगा। ड्रिप स्टोन, टपकते हुए जल से जो निक्षेप जमा होकर स्थलाकृति बनाएगा। स्टैलेक्टाइट, लटकता हुआ स्तंभ, कंदरा के छत से लटकता हुआ स्तंभाकार संरचना।
स्टेलेक्टाइट। आज तू क्या नाम दिया था हिंदी में? हिंदी का नाम देखते रहना। फर्श से जो स्तंभ जैसी संरचना बनी, स्टेलेग्माइट, फिर हेलेक्टाइट, हेलेग्माइट, ग्लोबुलाइट, फ्लोस्टोन, कंदरा स्तंभ सब हैं। तो दिमाग में आप क्या करेंगे, रखेंगे काश क्षेत्र में निर्मित स्थलाकृतियां। आपके नोट्स में भी हैं, आपको कराया भी गया, सब कुछ याद रखेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर फिर हम उन्हीं को लेंगे, किन को लेंगे? पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप। कौन सा स्थल रूप? सॉरी, निक्षेपणात्मक स्थल रूप या निक्षेपात्मक। निक्षेपात्मक स्थल रूप, स्थलाकृति, जो भी नाम दें, स्थल रूप तथा ढाल। तो कौन कौन सा ढाल आएगा इसमें, कौन कौन सी स्थलाकृतियां आएंगी, रिमाइंड करें। वैसे तो मौलिक दो ही हैं, स्तूप और लोयस। तो बालू के स्तूप तो पवनानुवर्ती स्तूप, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, उनसे संबंधित टर्मिनोलॉजीज। कटक क्रेत, कटक, अलब स्तूप, रेखी स्तूप, सब दिमाग में रखो। फिर अनुप्रस्थ के बाद क्या आएगा? अनुप्रस्थ बोले तो ट्रांसवर्स, उसमें बरखान की परिस्थिति को दिमाग में रखें। उसका ढाल जो है निक्षेपणात्मक है, कहीं कहीं कटा हुआ वो बात जिगर है, लेकिन निक्षेपण हुआ तभी बना ड्यून्स। फिर झाड़ी के पीछे वाला स्तूप नेबका, बड़ी मोटी रेत वाला वेलबैक, बड़ा वेलबैक द्रास स्टार, ये सब लूनेट, सब दिमाग में रखेंगे। और लोयस। इसके बाद नंबर 4 पर हम क्या ले लेंगे? नंबर 4 पर फिर हम आएंगे हिमानीकृत। जिस क्रम में वहां हम चलें उसी क्रम में हिमानीकृत निक्षेपणात्मक या निक्षेपात्मक स्थल रूप एवं तथा ढाल। रिमाइंड करें इसको भी। सबसे पहले क्या आएगा? मोरेन्स। मोरेन्स बोले तो हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, अंतिम हिमोड़। मीडियल मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स, ग्राउंड मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन्स अंतिम हिमोड़ का नाम क्या है? नाब बेसिन स्थलाकृति। इसके बाद क्या आपने किया? ड्रमलीन, उल्टी हुई नाव की जैसी संरचना या अंडों की टोकरी वाली स्थलाकृति। इसके बाद एस्कर, मालाकार एस्कर, केम, केटिल और हमक। केम, केटिल, केटिल नहीं आएगा, वो आएगा केवल हमक। ठीक। इसके बाद नंबर 5। नंबर 5 नंबर पे आपने क्या किया? सागर तरंग या सागर तटीय निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। निक्षेपात्मक या निक्षेपणात्मक दोनों टर्म ले सकते हैं, चले। निक्षेपात्मक स्थल रूप तथा ढाल। तो इसमें क्या आएंगे? दिमाग में रखें।
रोध रोधिका, बार बैरियर, स्पीट भूजिह्वा, हुक मिश्रित हुक, लूप छल्ला, टोम्बोलो सबखा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, नदी के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप के ढाल सब निक्षेपात्मक है। कार्य क्षेत्र में सब उसी तरह से हैं। पवन क्षेत्र में निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप, हिमानी क्षेत्र में निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप, और सागर तटीय क्षेत्र में निक्षेपात्मक स्वरूप, जितने भी स्थल रूप हैं उनके ढाल को हम निक्षेपणात्मक या संचयात्मक श्रेणी में रखेंगे। दूसरी ओर हमने लिया ज्वालामुखी क्रिया। तो जब ज्वालामुखी क्रिया को हम लेते हैं यहां पर, तो ज्वालामुखी क्रिया में जितने भी हैं, भूसतह की बात हो रही है तो ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु इस श्रेणी में आ जाएंगे। तो वो कहां आएंगे, निक्षेपात्मक में। ज्वालामुखी शंकु, पठार भी आ सकता है, लावा का पठार, कटक आ सकता है, जो कटक बनता है सागर में इनके जमाव के कारण। सब स्थल रूप किस में आ जाएंगे, संग्रहित हैं। क्या है, संग्रहित, संग्रहित स्थल रूप हैं। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, ये एक तरह से रिवीजन आपका चल रहा है।